आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लूसेंट जीके यानी कि 25 ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं, चाहे आप एसएससी रेलवे या एसएससी सीएचएसएल या सीजीएल या आप किसी भी रेलवे का पोस्ट को भी जीडी की भी तैयारी करते हैं ना, चाहे बिहार पुलिस या एसआई दरोगा की तैयारी करते हैं, बैंक के पीओ क्लर्क की तैयारी करते हैं मेरे भाई, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं बहुत बार टकराते हैं, पूछे जाते हैं, पूछ देते हैं क्वेश्चन। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर करने वाले, टोटल यूनिक क्वेश्चन होगा 25 और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हम कह सकते हैं कि जो कि किसी भी एग्जाम में आपको टकरा सकता है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न की बात करें तो पहले प्रश्न में क्या पूछा है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन में शैडो जोन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में ज्वालामुखी, ऑप्शन बी है पी और एस तरंगे, ऑप्शन सी में चक्रवात है, ऑप्शन डी में सुनामी है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पी और एस तरंगे हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी पहला प्रश्न पूछा है दोस्तों कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन में शैडो जोन किससे संबंधित है? तो पी और एस तरंगों से संबंधित है। देखिए एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे हम लोग। पहला प्रश्न क्या कहता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन में शैडो जोन किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए में ज्वालामुखी है, ऑप्शन बी पी और एस तरंगे, ऑप्शन सी चक्रवात, ऑप्शन डी सुनामी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पी और एस तरंगे हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आपको याद रखना है पी और एस तरंगे। चलिए दूसरे प्रश्न की अगर हम बात करें तो सेकंड प्रश्न में क्या पूछा है कि इस तरंगों का शैडो जोन लगभग कितने डिग्री के बाद शुरू होता है? इस तरंगों का जो शैडो जोन होता है लगभग कितने डिग्री के बाद शुरू होता है? तो ऑप्शन ए में है 90 डिग्री, ऑप्शन बी में 103 डिग्री, ऑप्शन सी में 120 डिग्री, ऑप्शन डी में 180 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 103 डिग्री हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 103 डिग्री। तो ये याद रखना पड़ेगा कि इस तरंगों का जो शैडो जोन होता है लगभग कितने डिग्री के बाद शुरू होता है? तो 103 डिग्री के बाद शुरू होता है। चलिए एक बार फिर से शुरू कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 में क्या पूछा है कि इस तरंगों का शैडो जोन लगभग कितने डिग्री के बाद शुरू होता है? तो ऑप्शन ए में 90 डिग्री, ऑप्शन बी 103 डिग्री, ऑप्शन सी में 120 डिग्री, ऑप्शन डी में 180 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 103 डिग्री हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 में क्या पूछा है कि पी तरंगों का शैडो जोन किस कारण बनता है? पी तरंगों का जो शैडो जोन है वो किस कारण बनता है? ऑप्शन ए में परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी है अपवर्तन, ऑप्शन सी है घर्षण, ऑप्शन डी है कंपन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपवर्तन के कारण। पी तरंगों का जो शैडो जोन है वो किस कारण बनता है? तो मेरे भाई अपवर्तन के कारण बनता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। चलिए एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 3 को बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पी तरंगों का जो शैडो जोन है किस कारण बनता है? ऑप्शन ए में परावर्तन, ऑप्शन बी है अपवर्तन, ऑप्शन सी है घर्षण, ऑप्शन डी में है कंपन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अपवर्तन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपवर्तन। आपको याद रखना है अपवर्तन। चलिए अगले प्रश्न संख्या अगर हम 4 की बात करें तो प्रश्न संख्या 4 में क्या पूछा है कि पृथ्वी की परतों में घनत्व किस दिशा में बढ़ता है? पृथ्वी की परतों में घनत्व किस दिशा में बढ़ता है? ऑप्शन ए केंद्र से सतह की ओर, ऑप्शन बी सतह से केंद्र की ओर, ऑप्शन सी समान रहता है, ऑप्शन डी में पहले घटता फिर बढ़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सतह से केंद्र की ओर, सतह से केंद्र की ओर। तो प्रश्न संख्या अगर हम 4 की बात करें तो पृथ्वी की परतों में घनत्व किस दिशा में बढ़ता है? तो सतह से केंद्र की ओर बढ़ता है। चलिए एक बार फिर से प्रश्न संख्या 4 को पढ़ेंगे कि पृथ्वी की परतों में घनत्व किस दिशा में बढ़ता है? तो ऑप्शन में दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहता है कि ऑप्शन ए में है केंद्र से सतह की ओर, ऑप्शन बी में है सतह से केंद्र की ओर, ऑप्शन सी में समान रहता है और ऑप्शन डी में पहले घटता फिर बढ़ता है मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, यानी सतह से केंद्र की ओर होता है। एक बार थोड़ा सा हम साफ से अच्छे से एक बार फिर से बता दें आपको कि जो पृथ्वी की परतों में जो घनत्व है वो किस दिशा में बढ़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी सतह से केंद्र की ओर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी याद रखना आपको, सतह से केंद्र की ओर बढ़ता है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 की बात करेंगे। पूछा है कि पृथ्वी के कोर का निर्माण मुख्यतः किससे हुआ है? तो पृथ्वी के जो कोर का निर्माण वो किससे हुआ है? तो ऑप्शन ए में सीमा, ऑप्शन बी में है सियाल, ऑप्शन सी में है नीफे, ऑप्शन डी में कार्बन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि नीफे से हुआ है। तो पृथ्वी के कोर का निर्माण मुख्यतः किससे हुआ है? तो नीफे से हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से प्रश्न संख्या 5 को पढ़ेंगे कि पृथ्वी के कोर का निर्माण मुख्यतः किससे हुआ है? तो ऑप्शन ए में सीमा, ऑप्शन बी में सियाल, ऑप्शन सी में नीफे, ऑप्शन डी में कार्बन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नीफे हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 6 की। तो प्रश्न संख्या 6 में क्या पूछा है मेरे भाई कि सियाल शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन ए में महासागरीय प्रॉपर्टी के लिए, ऑप्शन बी में महाद्वीपीय प्रॉपर्टी के लिए, ऑप्शन सी में कोर है, ऑप्शन डी में मेंटल के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाद्वीपीय प्रॉपर्टी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हम प्रश्न संख्या 6 की बात करें मेरे भाई तो सियाल शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो महाद्वीपीय प्रॉपर्टी के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से इसको हम पढ़ेंगे। सियाल शब्द जो है वो किसके लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए में महासागरीय प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑप्शन बी है महाद्वीपीय प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी में है कोर, ऑप्शन डी में मेंटल और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, महाद्वीपीय प्रॉपर्टी हो जाएगा, याद रखना आपको। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 की। तो प्रश्न संख्या 7 में क्या पूछा है कि सीमा मुख्यतः किस क्षेत्र में पाया जाता है? ऑप्शन ए में महाद्वीप, ऑप्शन बी है महासागर तल, ऑप्शन सी है कोर, ऑप्शन डी है जीव मंडल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महासागर तल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो कहते हैं कि सीमा मुख्यतः किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो महासागर तल में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर से प्रश्न संख्या 7 को हम पढ़ेंगे। सीमा मुख्यतः किस क्षेत्र में पाया जाता है? ऑप्शन ए महाद्वीप, ऑप्शन बी महासागर तल, ऑप्शन सी कोर, ऑप्शन डी जीव मंडल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि महासागर तल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 8 की। तो प्रश्न संख्या 8 में क्या पूछा है कि पृथ्वी की औसत परिधि लगभग कितनी है? पृथ्वी की जो औसत परिधि लगभग कितनी है? ऑप्शन ए में है 30,000 किलोमीटर, ऑप्शन बी 35,000 किलोमीटर, ऑप्शन सी 40,075 किलोमीटर, ऑप्शन डी में है 45,000 किलोमीटर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 40,075 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी पृथ्वी की जो औसत परिधि है लगभग कितनी है? तो 40,075 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से प्रश्न संख्या 8 को पढ़ेंगे। पृथ्वी की औसत परिधि लगभग कितनी है? तो ऑप्शन ए में 30,000 किलोमीटर, ऑप्शन बी 35,000 किलोमीटर, ऑप्शन सी 40,075 किलोमीटर, ऑप्शन डी 45,000 किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 40,075 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 9 की। तो प्रश्न संख्या 9 में क्या पूछा है? अगर आप ध्यान से देखेंगे कि मेंटल के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में है स्टेनोस्फीयर, ऑप्शन बी में है नीफे, ऑप्शन सी में है सियाल, ऑप्शन डी में सीमा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्टेनोस्फीयर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो मेंटल के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? तो स्टेनोस्फीयर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, स्टेनोस्फीयर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से प्रश्न संख्या 9 को पढ़ेंगे कि मेंटल के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है स्टेनोस्फीयर, ऑप्शन बी है नीफे, ऑप्शन सी है सियाल, ऑप्शन डी है सीमा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्टेनोस्फीयर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में क्या पूछा? अगर आप ध्यान से देखेंगे
प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का आधार क्या है? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का आधार क्या है? ऑप्शन ए में ज्वार भाटा, ऑप्शन बी स्टेनोस्फीयर में संवहन धाराएं, ऑप्शन सी में सूर्य का गुरुत्व, ऑप्शन डी है वायु दाब। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, यानी कि स्टेनोस्फीयर में संवहन धाराएं हो जाएगा, स्टेनोस्फीयर में संवहन धाराएं। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का आधार क्या है? तो स्टेनोस्फीयर में संवहन धाराएं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो प्रश्न संख्या 11 में पूछा है कि पृथ्वी की बाहरी कोर में कौन सी अवस्था पाई जाती है? तो ऑप्शन ए में ठोस, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन सी गैसीय, ऑप्शन डी प्लास्टिक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, यानी कि द्रव हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो पृथ्वी की बाहरी कोर में कौन सी अवस्था पाई जाती है? तो द्रव पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। एक बार फिर से इस प्रश्न को हम पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 11 में कि पृथ्वी की बाहरी कोर में कौन सी अवस्था पाई जाती है? तो ऑप्शन ए में ठोस, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन सी गैसीय, ऑप्शन डी प्लास्टिक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि द्रव हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 12 की। प्रश्न संख्या 12 में क्या कहता है कि आंतरिक कोर ठोस क्यों है? तो ऑप्शन ए में कम तापमान, ऑप्शन बी कम दाब, ऑप्शन सी अत्यधिक दाब, ऑप्शन डी गैसों की उपस्थिति। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अत्यधिक दाब हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आंतरिक कोर ठोस क्यों है? तो अत्यधिक दाब के कारण। आंतरिक कोर ठोस क्यों है? तो अत्यधिक दाब के कारण, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से प्रश्न संख्या 12 को हम लोग पढ़ेंगे कि आंतरिक कोर ठोस क्यों है? तो ऑप्शन ए में कम तापमान, ऑप्शन बी कम दाब, ऑप्शन सी अत्यधिक दाब, ऑप्शन डी गैसों की उपस्थिति। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अत्यधिक दाब हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 13 की। तो प्रश्न संख्या 13 में क्या पूछा है कि भूकंप की तीव्रता किस पैमाने से मापी जाती है? तो ऑप्शन ए सेल्सियस, ऑप्शन बी रिएक्टर, ऑप्शन डी ऑप्शन सी रिक्टर, ऑप्शन डी पास्कल। और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि रिक्टर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। भूकंप की तीव्रता किस पैमाने से मापी जाती है? तो रिक्टर से मापी जाती है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि भूकंप की तीव्रता किस पैमाने से मापी जाती है, तो रिक्टर से मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए हम रिक्टर का इस्तेमाल करते हैं। और फिर से प्रश्न संख्या 13 को पढ़ेंगे। भूकंप की तीव्रता किस पैमाने से मापी जाती है? तो ऑप्शन ए सेल्सियस, ऑप्शन बी रिएक्टर, ऑप्शन सी रिक्टर, ऑप्शन डी पास्कल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि रिक्टर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 14 की। तो प्रश्न संख्या 14 में क्या कहता है कि भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी थर्मामीटर, ऑप्शन सी सिस्मोग्राफ, ऑप्शन डी हाइड्रोमीटर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सिस्मोग्राफ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो सिस्मोग्राफ कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 14 की एक बार फिर से। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी थर्मामीटर, ऑप्शन सी सिस्मोग्राफ, ऑप्शन डी हाइड्रोमीटर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिस्मोग्राफ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 15 की। तो प्रश्न संख्या 15 में क्या पूछा है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास लगभग कितना है? तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास लगभग कितना है? तो ऑप्शन ए में 12,714 किलोमीटर, ऑप्शन बी में है 12,742 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 13,000 किलोमीटर, ऑप्शन डी 11,500 किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 12,714 किलोमीटर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास लगभग कितना है? तो 12,714 किलोमीटर है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। चलिए एक बार फिर से प्रश्न संख्या 15 को बात कर लेते हैं कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास लगभग कितना है? तो ऑप्शन ए में 12,714 किलोमीटर, ऑप्शन बी 12,742 किलोमीटर, ऑप्शन सी 13,000 किलोमीटर, ऑप्शन डी 11,500 किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 12,714 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 16 की। तो प्रश्न संख्या 16 में क्या कहता है? पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास लगभग कितना है? तो ऑप्शन ए में 12,500 किलोमीटर, ऑप्शन बी 12,742 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 13,000 किलोमीटर, ऑप्शन डी 11,800 किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 12,742 किलोमीटर हो जाएगा। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास लगभग कितना है? तो 12,742 किलोमीटर है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं। इसमें कहता है कि पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास लगभग कितना है? तो ऑप्शन ए में है 12,500 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 12,742 किलोमीटर, ऑप्शन सी 13,000 किलोमीटर, ऑप्शन डी 11,800 किलोमीटर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 12,742 किलोमीटर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 17 की बात करें भाई, तो इसमें क्या होता है कि पृथ्वी की आयु निर्धारित करने की विधि क्या है? ऑप्शन ए में कार्बन डेटिंग, ऑप्शन बी है रेडियो मैट्रिक डेटिंग, ऑप्शन सी में जीवाश्म अध्ययन, ऑप्शन डी उपग्रह चित्रण। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेडियो मैट्रिक डेटिंग हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने की विधि क्या है? तो रेडियो मैट्रिक डेटिंग है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से प्रश्न संख्या 17 की बात करें कि पृथ्वी की आयु निर्धारित करने की विधि क्या है? तो ऑप्शन ए में कार्बन डेटिंग, ऑप्शन बी है रेडियोमेट्रिक डेटिंग, ऑप्शन सी में जीवाश्म अध्ययन, ऑप्शन डी में है उपग्रह चित्रण। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेडियोमेट्रिक डेटिंग हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 18 की। तो प्रश्न संख्या 18 में क्या पूछा है कि पृथ्वी का घूर्णन काल क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए में सौर दिवस, ऑप्शन बी है नक्षत्र दिवस, ऑप्शन सी है परिक्रमण काल, ऑप्शन डी है ऋतु। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नक्षत्र दिवस होता है इसका करेक्ट आंसर।
आंसर ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी का घूर्णन काल क्या कहलाता है? तो नक्षत्र दिवस कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। और एक बार फिर से प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं। इसमें कहता है कि पृथ्वी का घूर्णन काल क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए में सौर दिवस, ऑप्शन बी है नक्षत्र दिवस, ऑप्शन सी है परिक्रमण काल, ऑप्शन डी में ऋतु। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नक्षत्र दिवस हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 19 की बात करें तो प्रश्न संख्या 19 में क्या कहते हैं कि पृथ्वी का परिक्रमा गति लगभग कितनी है? तो ऑप्शन ए में 10 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी है 20 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी है 30 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन डी है 40 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यानी पृथ्वी की जो परिक्रमा गति लगभग कितनी है? तो 30 किलोमीटर प्रति सेकंड है। चलिए एक बार फिर से प्रश्न संख्या 19 की हम बात करें तो पृथ्वी की परिक्रमा गति लगभग कितनी है? तो ऑप्शन ए में 10 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी है 20 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी है 30 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन डी है 40 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 20 की। तो प्रश्न संख्या 20 में क्या पूछा है कि पृथ्वी की आकृति को जियोइड क्यों कहा जाता है? पृथ्वी की आकृति को जियोइड क्यों कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में पूर्ण गोल होने के कारण, ऑप्शन बी है ध्रुव पर चपटी और भूमध्य पर उभरी होने के कारण, ऑप्शन सी है अंडाकार होने के कारण, ऑप्शन डी है त्रिभुजाकार होने के कारण। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ध्रुव पर चपटी और भूमध्य पर उभरी होने के कारण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की आकृति को जियोइड क्यों कहा जाता है? तो ध्रुव पर चपटी और भूमध्य पर उभरी होने के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से प्रश्न संख्या 20 को पढ़ेंगे। पृथ्वी की आकृति को जियोइड क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए में पूर्ण गोल होने के कारण, ऑप्शन बी ध्रुवों पर चपटी और भूमध्य पर उभरी होने के कारण, ऑप्शन सी अंडाकार होने के कारण, ऑप्शन डी त्रिभुजाकार होने के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्रुवों पर चपटी और भूमध्य पर उभरी होने के कारण इसे जियोइड कहा जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 21 की बात करें तो क्या पूछा है अगला प्रश्न में कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति सर्वाधिक कहाँ होती है? तो पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है सर्वाधिक कहाँ होती है? ऑप्शन ए भूमध्य रेखा, ऑप्शन बी ध्रुवों पर, ऑप्शन सी समुद्र तल पर, ऑप्शन डी पर्वत शिखर पर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ध्रुवों पर होता है। यानी पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति सर्वाधिक कहाँ होती है? तो ध्रुवों पर होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से प्रश्न संख्या 21 को पढ़ेंगे कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति सर्वाधिक कहाँ होती है? तो ऑप्शन ए में भूमध्य रेखा, ऑप्शन बी है ध्रुवों पर, ऑप्शन सी है समुद्र तल, ऑप्शन डी है पर्वत शिखर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्रुवों पर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 22 की। तो प्रश्न संख्या 22 में क्या पूछा है कि भूकंप की उत्पत्ति का बिंदु क्या कहलाता है? भूकंप की उत्पत्ति का बिंदु क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए में उपकेंद्र, ऑप्शन बी है फोकस, ऑप्शन सी है क्रेटर, ऑप्शन डी है केंद्र। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि फोकस हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। भूकंप की उत्पत्ति का बिंदु क्या कहलाता है? तो फोकस कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। और फिर से प्रश्न संख्या 22 को पढ़ेंगे कि भूकंप की उत्पत्ति का बिंदु क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए में है उपकेंद्र, ऑप्शन बी है फोकस, ऑप्शन सी है क्रेटर, ऑप्शन डी है केंद्र। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि फोकस हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 23 की। तो प्रश्न संख्या 23 में क्या पूछा है कि धरातल पर फोकस के ठीक ऊपर का स्थान क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए केंद्र, ऑप्शन बी अक्षांश, ऑप्शन सी उपकेंद्र, ऑप्शन डी परिधि। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि उपकेंद्र हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। धरातल पर फोकस के ठीक ऊपर का स्थान क्या कहलाता है? उपकेंद्र कहलाता है, आपको याद रखना है। चलिए एक बार फिर से इस प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे कि धरातल पर फोकस के ठीक ऊपर का स्थान क्या कहलाता है? ऑप्शन ए केंद्र, ऑप्शन बी अक्षांश, ऑप्शन सी उपकेंद्र, ऑप्शन डी परिधि। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि उपकेंद्र हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 24 की। इसमें क्या पूछा है कि पृथ्वी की सबसे अंदरूनी परत कौन सी है? तो ऑप्शन ए क्रस्ट, ऑप्शन बी मेंटल, ऑप्शन सी बाहरी कोर, ऑप्शन डी आंतरिक कोर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि आंतरिक कोर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए एक बार फिर से इस प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे। पृथ्वी की सबसे अंदरूनी परत कौन सी है? तो ऑप्शन ए क्रस्ट, ऑप्शन बी मेंटल, ऑप्शन सी बाहरी कोर, ऑप्शन डी आंतरिक कोर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि आंतरिक कोर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, याद रखना है। पृथ्वी की सबसे अंदरूनी जो परत है वो कौन सी है? तो आंतरिक कोर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। चलिए मेरे भाई, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सपोर्ट नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जरूर सपोर्ट कर, अपने भाई को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें। और वीडियो अच्छा लगता है अगर मैं आपके लिए हमेशा इस तरह के वीडियो लाते रहता हूँ। जीके जीएस करंट अफेयर से संबंधित जो भी आपके कंपटीशन में जो क्वेश्चन टकरा सकते हैं, लगभग अप्रॉक्सीमेटली हम ऐसे क्वेश्चन प्रश्न जो है आपके लिए हम MCQ टाइप से हम लाते रहते हैं। और आपको 100% गारंटी है कि अगर मेरे चैनल्स को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं और मेरे वीडियोज़ को आप देख लेते हैं, तो गारंटी है कि आपका 60 से 70% क्वेश्चन जीके जीएस का और करंट अफेयर्स का आपको सॉल्व हो जाएगा, इसकी गारंटी है। तो चलिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए इसमें अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 25 की बात करते, कहते हैं कि पृथ्वी की कुल सतह का लगभग कितना भाग स्थल है? तो ऑप्शन ए है 29%, ऑप्शन बी है 40%, ऑप्शन सी है 50%, ऑप्शन डी है 60%। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, 29%। पृथ्वी की कुल सतह का लगभग कितना भाग स्थल है? तो 29%।
तो लास्ट प्रश्न में क्या पूछा है कि पृथ्वी की कुल सतह का लगभग कितना भाग स्थल है? ऑप्शन है 29%, ऑप्शन बी है 40%, ऑप्शन सी है 50%, ऑप्शन डी है 60%। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 29% हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।